नमस्कार, जोहार। मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं गुरु शमशाद यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करेंगे झारखंड विधानसभा के चुनाव पर, क्योंकि अब जल्द ही झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे में कह सकते हैं, एक तरफ जहां सभी पार्टियां चुनाव को लेकर के तैयारी में लग गई है, वहीं दूसरी तरफ जो कैंडिडेट्स है, जो उम्मीदवार है, वो भी अपने तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से रायशुमारी कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा के चुनाव के सभी रणनीति पे काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान देख रहे होंगे। हमारे साथ दो पैनल इस वक्त मौजूद है। एक तरफ है विजय यादव, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दूसरी तरफ आप जिन्हें जानते हैं, लगातार इनका वीडियो को देखते हैं, इनके चाहने वाले सोशल मीडिया में काफी लोग हैं, तो ये गुरु शमशाद आलम है। आज हम दोनों से बीच में जाएंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से झारखंड की राजनीति में देखा जा रहा है, टिकट को लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल है वो अभी से ही मंथन करना शुरू कर दिए हैं। जो क्षेत्र के उम्मीदवार है, लगातार सभी पार्टियों के दरवाजे तक पहुंच करके उनका कुंडी खटखटाना शुरू कर दिया और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात है कि जहां एक तरफ अभी जयराम महतो ने 6 से 10 उम्मीदवार की घोषणा की है, वहीं दूसरी तरफ तमाम बड़ी पार्टियां अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में लगातार जिस तरह से मंथन पर मंथन किया जा रहा है, एक तरफ बीजेपी जिस तरह से अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन और जेएमएम अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। इस बीच में आपने देखा कि दो खटखट सामने आ चुके हैं। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से गोगो योजना को लेकर के वो बाहर निकले, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम गोगो योजना को लेकर के कई तीर और निशाने साधते नजर आए। अब जेएमएम सम्मान योजना को लेकर के चुनाव आयोग के दरवाजे भी खटखटा है। ऐसे में चुनाव आते आते कई रणनीति आपको देखने को मिल सकते हैं। नेताओं के बोल बदलते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं अब नेता दहाड़ मारते हुए भी नजर आएंगे। इस बार पिछले बार की चुनाव की बात करें तो लोग गधा तक थे, इस बार गधा तक भी पहुंच सकते हैं। तो अब समय न लेते हुए चलिए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे शमशाद आलम के पास और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार ये जयराम महतो के ऊपर वीडियो बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं और उनकी राजनीति को काफी करीब से देख रहे हैं। और इस वक्त कह सकते हैं कि जयराम महतो अब तक 81 विधानसभा क्षेत्र में से 20 उम्मीदवार को उन्होंने लिस्ट को घोषणा कर दी है। ऐसे में जहां जिसको चुनाव लड़ना चाहिए था, वहां पे जो कैंडिडेट्स है उसको फेरबदल किया गया है। तो उम्मीदवारों में भी काफी झिकझक देखा जा रहा है। आने वाले समय में जो उम्मीदवार की घोषणा हुई है, वो उम्मीदवार निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी का टिकट छोड़ करके। क्या लगता है शमशाद जी कि जिस तरह से जयराम महतो लगातार अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सूची जनता के बीच में फ्लैश कर रहे हैं और जिस तरह से उनके उम्मीदवारों की जो सूची बाहर आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो खुल करके उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि हम कोडरमा से भरे थे, हमको जयनगर दिया है, हम धनबाद से भरे थे, मुझे कोडरमा दिया। तो कहीं ना कहीं टिकट का जो सीट का है फिर बदल हुआ है। ऐसे में क्या लगता है कि जयराम महतो की पार्टी कितना मजबूत स्थिति में झारखंड के विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करेगी? पहले तो जोहार और साथ में आपको भी धन्यवाद और हमारे सहयोगी विजय यादव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 3/10/2024 को जयराम महतो की पार्टी JLKM अपना पहला मतलब लिस्ट जारी करता है, जिसमें से 6 लोगों का नाम होता है। उसमें खुद ही पार्टी का सुप्रीमो जयराम महतो जो है कि अपना फाइनल करते हैं कि वो डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। जो 3 तारीख को जो लिस्ट जारी किया गया तो उसमें बहुत कुछ हंगामा देखने को नहीं मिला, क्योंकि उस सीट पे वैसा कोई खास जो है कि प्रभाव वाला सीट नहीं था। जमुआ जो था, राजमहल था, तमाड़ था, सरायकेला था और छतरपुर था। तो इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट था वो था डुमरी। तो डुमरी से फाइनल की पार्टी का सुप्रीमो ही जो है अपना नाम का घोषणा किया। लेकिन जैसे ही दूसरा सूची जब वो जारी किया JLKM का, और वो तारीख है आपका 10/10/2024 को। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, और इसमें JLKM के काफी कद्दावर नेता, यानी कि दूसरे नंबर का हम नेता कह सकते हैं, क्योंकि ये बात जयराम महतो खुद ही कहते हैं कि मेरे बाद अगर कोई सबसे ज्यादा पार्टी को सींचा है तो वो है आपका मोतीलाल महतो। तो मोतीलाल महतो का भी फाइनल हुआ कि वो मतलब कौन सा विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद मतलब JLKM के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, केंद्रीय उपाध्यक्ष, वो कहां से लड़ेंगे, यानी कि मनोज यादव, ये भी जो है कि फाइनल कर दिया गया। रिजवान क्रांतिकारी को सीट फाइनल कर दिया गया। लेकिन जितना सीट फाइनल किया गया
सभी लोग नाखुश दिखे। जयराम महतो की जो फाइनल किया गया वहां पर लोग जो है कि नाखुश हैं। एक सवाल जयराम महतो खुद ही कहते हैं कि जो भी लोग, जो कैंडिडेट है जहां से वो पर्चा भरेंगे, क्योंकि आपको नौशाद जी अच्छी तरीके से पता होगा कि उनका एक जो है कि नया एक वो प्रोसेस लाए थे। प्रोसेस ये था कि जिस तरह से आप अपना कोई भी कंपटीशन के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जब आप फार्म भरते हो, उसी तरह से आप जो है कि विधानसभा के लिए फार्म भरिए। उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था 5,000 रुपया को लेकर, लेकिन जयराम महतो फिर सामने आकर उस बात को क्लियर किया कि ये हमारा जो है कि केंद्रीय समिति सदस्य के लिए 5,000 फी है, ना कि जो है कि फार्म के लिए फी है। फार्म हमारा निःशुल्क है। अब उस बात और उस समय जो है जयराम महतो कहे थे कि जो व्यक्ति जहां से फार्म भरेगा जिस विधानसभा से, उसको वहीं पर मंथन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मनोज यादव का एक सीट है जिस सीट पे मैं बात करना चाहूंगा, और मनोज यादव खुल के इस बात को कहते हैं। और मनोज यादव को झारखंड में कौन नहीं जानता है, और कोडरमा लोकसभा से वो मतलब चुनाव भी लड़े, जेल के मतलब जेबीकेसी से समर्थित उम्मीदवार के रूप में। मनोज यादव फार्म जो है कि जिस समय वो लिए थे और वो वीडियो बना के अपलोड किए थे अपने यूट्यूब चैनल में कि मैं जो फार्म भरने वाला हूं वो आपका राजधनवार विधानसभा से, वो राजधनवार विधानसभा से वो फार्म भरे, लेकिन उनको जो मतलब उम्मीदवार बनाया गया जेएलकेएम के द्वारा, वो कोडरमा विधानसभा से बनाया गया। अब एक बात बताइए कि यहां पर जयराम महतो क्या करना चाह रहा है? रिजवान क्रांतिकारी को उठा के कहां भेज दिया? रिजवान क्रांतिकारी को भेज दिया आपका गांडे। गांडे में कौन है? कल्पना मुर्मू सोरेन। रिजवान क्रांतिकारी को गांडे में जान कौन रहा है? ठीक है, अच्छी बात है। जयराम महतो को सब सुनना पसंद करता है, सब देखना पसंद करता है, उनकी सभाएं में भीड़ होती है, तो भाई हर जगह तो जयराम महतो नहीं लड़ेगा ना। अब गांडे में आप जो है रिजवान को भेज दिया, उसके बाद मोतीलाल महतो जो है वो डुमरी विधानसभा का वोटर है, उनको टुंडी भेज दिया गया, जबकि जयराम महतो टुंडी विधानसभा का वोटर है और वो डुमरी विधानसभा आ गया। मतलब कल तक आप जो है कि इस बात को कह रहे थे कि भाई कि बाहरी नाय चलतो, आज जो है कि आप एक विधानसभा का, उसी विधानसभा में क्या उतना योग्य व्यक्ति नहीं था? मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप रिजवान क्रांतिकारी को गांडे विधानसभा के लिए आप जो है कि आपने कैंडिडेट फाइनल कर दिया, घोषणा कर दिया, तो गांडे विधानसभा का लोकल जो वोटर था उसमें कोई ऐसा कैंडिडेट काबिल नहीं था कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ सके। मतलब धनबाद जिला से एक व्यक्ति को उठाकर आप जो है कि गांडे विधानसभा भेज दिए। तो शमशाद जी, नहीं लगता आपको कि जयराम महतो की राजनीति अब दूसरी तरह की राजनीति हो रही? जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि जयराम महतो ये सोच रहे हैं कि 1 in 1, यानी हम अकेला चुनाव जीते, बाकी लोग चुनाव जीतने के लिए तरसे, क्योंकि इस तरह का काम करना कहीं ना कहीं उसको हंसिए पर लाके खड़ा कर सकता है। जहां को उम्मीदवार है वहां से चुनाव नहीं लड़ा करके आप दूसरे क्षेत्र में ले जा रहे हैं, तो वहां की जनता कैसे उसे पहचानेगी? जयराम महतो को नाम को वोट देगी नहीं, क्योंकि आप पैराशूट से उतार करके ला रहे हो उसको, उम्मीदवार को। तो ऐसे में फिर स्थानीयता रहा कहां? देखिए, एक बात तो है कि जयराम महतो दिमाग का बहुत चतुर इंसान है, ठीक है। कैसे है इस बात को समझिए। वो दूसरा सूची फाइनल कर दिया। अब जब दूसरा सूची फाइनल किया तो ऐसे समय में फाइनल किया तो उसके बाद तुरंत जो है कि धूमधाम से हिंदुस्तान में दशहरा पूजा मनाया जाता है। सब जो है कि दशहरा पूजा में बिजी हो गए, दुर्गा पूजा जिसको कहते हैं। अब लोग अभी जो है कि कोई भी मतलब विरोध का अभी प्रतिक्रिया कोई नहीं दिया, सब जो है कि अपना पूजा ये में लगा होता। अब पूजा खत्म, अब 1 से 2 दिन में आप देखिएगा कि इस टिकट बंटवारे को लेके कई जो कैंडिडेट अभी जो है आपके फहरिस्त में, वो लोग जो है ना उस पार्टी से इस्तीफा दे देंगे और हो सकता है कि वो निर्दलीय के रूप में वो चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मनोज यादव का आप अभी एक वीडियो हम लोग सुन रहे थे, मनोज यादव बड़ा अच्छा बात बोले कि हम फार्म भरे हैं जेपीएससी का और रिजल्ट आ जा रहा है मेरा बीपीएससी का। बात तो ठीक ही कह रहा है। वो फार्म भरा है आपका राजधनवार से और उसका कैंडिडेट बना दिया गया उसको जो है कि मतलब कोडरमा विधानसभा से। इसी तरह से बरकट्ठा में भी है। बरकट्ठा में तो लोग यहां तक कर रहे कि भाई वीडियो बना बना के जो है कि आक्रोश जता रहे कि नहीं, जो कैंडिडेट को आपने बनाया है वो कैंडिडेट कोई मतलब उस तरह का नहीं है। मतलब सब लोग नाखुश हो रहे हैं कि जो पार्टी को सींचा है, जो पार्टी को लेके चला है। इसी तरह से आप वहां भी देखेंगे, मतलब आपका सिंदरी विधानसभा में उषा महतो को जो है कि वहां का कैंडिडेट घोषित किया गया और उषा महतो का पति के ऊपर मतलब 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था
तो वहां पर इखलाक अंसारी के तहत षड्यंत्र रचने का उसके ऊपर इल्जाम भी लगा, पार्टी से 3 साल या 5 साल के लिए निकाल दिया गया और उसी का पत्नी को जो है कि कैंडिडेट बनाया गया है। वहां के जो लोग हैं, लोकल लोग, वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई आप किसे कैंडिडेट बना रहे हैं, जो कल तक जो है कि जेबी केसेस का लोकसभा चुनाव में एक बार भी प्रचार के लिए नहीं आया और आप उसे आज कैंडिडेट बना रहे हैं। तो आक्रोश देखने को मिलेगा और अगर यही रवैया रहा तो आगे क्या होता है वो सामने अभी 2-3 दिन में आपको सामने। और सबसे मजेदार तो तीसरा लिस्ट आएगा तब, ये पार्टी बड़ा जल्दी जो है बहुत तेजी से जो है कि उभरा, लेकिन इसको समेट कर रखना, जैसे कहते हैं ताज मिल जाना और फिर ताज को अपने मतलब समेट के रखना, ताज को बचा के रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। चलिए हम दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से जयराम महतो लगातार एग्रेसिव राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में अब खतरा मंडराने लगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके कार्यकर्ता और उनके नेता अब पार्टी छोड़ने लगेंगे तो जयराम महतो आने वाले समय में अकेले बच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जेएलके अपनी उस ऊंचाई पर पहुंचने के जो शिखर के लिए वो दौड़ लगा रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं अब थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। अभी भी वक्त है जयराम महतो सुधर जाए, क्योंकि अगर हम बरकट्ठा की बात करें तो बरकट्ठा उम्मीदवार के लिए हम अभी 2-4 नेताओं से बात करें जो लगातार जयराम महतो के पार्टी से जुड़ करके काम कर रहे थे, अब उन्हें भी इस तरह के कह सकते हैं कि उन्हें भी मौका नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं सिर्फ बरकट्ठा ही नहीं, कोडरमा नहीं, तमाम ऐसे जगह क्षेत्र है जहां से लोगों के अब आवाज उठने लगी है कि जयराम महतो जिस तरह से टिकट बांट रहे हैं, कहीं ना कहीं ये खेला हो रहा है। हमारे साथ विजय यादव जी है, इससे जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे। विजय जी, आपने अभी देखा कि किस तरह से अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक योजना लेकर के आई थी, गोगो योजना, ठीक है, और गोगो योजना को लेकर के लगातार सवाल उठने लगे हैं, सरकार सवाल उठा रही है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मंडी, उसको फर्जीवाड़ा का आरोप लगा है। हेमंत सोरेन ने तमाम जिले के डीसी को आदेश दिया है कि गोगो योजना के नाम पर कोई भी अगर करता है तो उसे फर्जीवाड़ा के नाम पर FIR दर्ज करे और गिरफ्तारी करे। ऐसे में अब बीजेपी और जेएमएम आमने सामने नजर है, क्या लगता है चुनाव के समय? नमस्कार। ये गोगो दीदी बिल्कुल फर्जी है ही, इसमें मतलब कहीं भी ये न कोई कैबिनेट दूसरा तरफ जा रहे थे आप, इशारा कर न कोई कैबिनेट में पारित हुआ है और ये बिल्कुल फर्जी है। और ऐसे जो बीजेपी का ये हमेशा जो रणनीति रहता है ना, गलत तरीके से लोगों को प्रेरित करके वोट लेना, और ये हमेशा जो है घातक ही रहता है आम पब्लिक के लिए। बीजेपी कभी भी आम आदमी के लिए है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लेना और सरकार बना के राज करने का जो मुद्दा रहता है। हेमंत सोरेन जी जो है मैया सम्मान जो योजना लाए हैं, हद तक आम पब्लिक को कुछ लाभ पहुंचा भी है, जो दिख रहा है, लोगों के खाते में पैसा आ भी रहा है। तो इसको तो हम लोग कुछ मतलब सच्चा मान भी रहे हैं, लेकिन इससे भी जो है सो उपकार जो है आम पब्लिक के लिए नहीं है। नहीं, देखिए मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन लाए, अंतिम समय में लाए, जबकि उन्होंने पहले घोषणा किया था कि हम इतना महिलाओं को देंगे। जब चुनाव का अंतिम समय आता है तो वो घोषणा करते हैं। अगर बीजेपी तो ये तो नहीं कर रही कि हम चुनाव में आपको पैसा देंगे, चुनाव के बाद वो सर्वे कर रही है, गोगो योजना में पंजीयन संख्या नहीं है, हम इस बात को मानते हैं कि पंजीयन संख्या नहीं है, लेकिन ना उसमें आपका आधार कार्ड लिया जा रहा है, ना उसमें बैंक अकाउंट लिया जा रहा है, अभी वो सर्वे कर रही है। तो ऐसे में अगर बीजेपी सर्वे करे तो इसमें पार्टी का आपत्ति क्या है? चुनाव आयोग के पास ही मामला जाएगा, चुनाव आयोग इस पर विचार करेगी। चुनाव आयोग तो विचार करती ही है, समझे ना, और आशा उम्मीद रखते हैं कि चुनाव आयोग हमेशा आम लोगों के लिए अच्छा ही करेगी, लेकिन वो मतलब जो है सिर्फ झांसा देती है, इससे कुछ लाभ होने वाला आम पब्लिक को नहीं है। गोगो दीदी से जितना भी जो कमेंट किए हैं आज तक बीजेपी के एक चीज में भी खरा नहीं उतरे हैं, बहुत लंबा डिंग हाकिन की एक चीज में भी जो है ना वो मतलब खरा नहीं उतरी है अभी तक। उसमें तो सरकार भी तो उसी तरह है ना कि बोला था बेरोजगारी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, कहाँ दी सरकार? नहीं दी है, तो ये भी मतलब बोल के और मतलब विफल रही है बोलने के बाद भी। ये भी सरकार जो उतना मतलब सही ढंग से आम पब्लिक को जो कमेंट किए है उसके अनुरूप नहीं खरा उतरी है। चलिए अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बीजेपी गोगो दीदी योजना लेकर के आई है, और एक तरफ अब गोगो दीदी योजना के सामने अब सरकार चाह रही है कि जेएमएम भी चुनाव आयोग के पास एक पत्र भेजा है और पत्र के माध्यम से कह रहा है कि जेएमएम सम्मान योजना 2500 रुपये उसमें देंगे। तो ऐसे में अब मामला चुनाव आयोग के पास है। अब अगर चुनाव आयोग
इस पर सहमति जताती है तो एक बार फिर से जेएमएम नई योजना के साथ जनता के बीच में नजर आ सकती है। तो झारखंड की राजनीति पर बात करें तो झारखंड की राजनीति अब आवेश रूप में देखा जा रहा है, यानी अब लोग अब राजनीति जिस तरह से जैसे जैसे चुनाव की तरफ मुड़ रहा है, लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की आशाएं अब पार्टियों की तरफ नजर होने लगी है कि क्या हो सकता है आने वाले समय में। अब सारा मामला चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग कब घोषणा जागती है और झारखंड के चुनाव को लेकर के कब घोषणा करती है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक पत्र भेजा गया है चुनाव आयोग को कि जो अगर चुनाव की घोषणा है तो तय समय पर किया जाए और ये समय पूजा के बाद हो, यानी अब तो दशहरा गुजरा है, दीपावली है, उसके बाद फिर कह सकते हैं छठ महापर्व है। तो ऐसे में अब उम्मीद किया जा रहा है कि अगर सरकार के पत्र पर जवाब देती है तो कहीं ना कहीं छठ के बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है, वरना चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वो कभी भी घोषणा कर सकती है। शमशाद जी के पास चलेगा, सीधे इन पर फिर जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या लगता है शमशाद जी, आने वाला जिस तरह से कोडरमा पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। कोडरमा में आप देख रहे हैं लगातार राजनीति यहाँ पे महिला विरासत की ओर जा रहा है। क्या लगता है इस बार भी कोडरमा की जनता मूड बना रही है कि कहीं ना कहीं कोडरमा में बदलाव के लोग करने के मूड में है? क्या लगता है कि इस बार बदल पाएगा, क्योंकि नीरा यादव भी दम लगा रही है और भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो दम लगा रहे हैं। हम चर्चा करेंगे उम्मीदवारों के नामों पर। फिलहाल क्या लगता है कि बदल पाएगा कोडरमा? देखिए, पहले तो आपका दो बात पे हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद कोडरमा पे आएंगे। ये गोगो बोगो जो ये योजना है, ठीक है, ये सब ढकोसला योजना है, कोई योजना का एकदम तथ्यहीन योजना है। और पता क्या हो रहा है, बीजेपी का जितना भी एजेंट लोग जो है वो जा रहा है और जो बीजेपी माइंडेड का लोग है ना उसको जाके बोल रहा है ई वाला फरमा भर ककरो बोलहो ना है कि फरमा हम दले हो। मतलब इस तरह से लोगों को बरगलाने का एक काम जो है कि बीजेपी को सामने लाया, जिसको देख के बड़ा मतलब क्या लगता है कि यार कि झारखंड के लोगों को इतना मतलब राजनीति पार्टियां इतना बेकार और इतना बेवकूफ समझ रखी है कि आप लोभन प्रलोभन देंगे और लोग आपको उस मामले में वोट करेंगे। और दूसरी बात है कि मैया सम्मान योजना, ठीक है, मैया सम्मान योजना बहुत बड़ा तीर जो है कि तीर धनुष वाले नहीं मारे हैं। आपको अगर इतना ही मारना ना तो 5 साल का कितना होता है, 1,000 टका करके 60,000 एक के बार 70,000 रुपया बोले तो देंगे। तो सुनिए, तो एक के बार वो हमारे खाता में जो है कि जितना भी हमारी माँ बहन है झारखंड की और जितना गरीब गुरबा जितना लोग फार्म भरा सबको एक के बार वो 60,000 दे। जब एक बार दे तबे हम समझेंगे कि हेमंत सोरेन जो है ना कि झारखंड की महिलाओं के हित के बारे में सोचता। और 1,000 टका दिया है और अभी एकदम चुनाव के एकदम समय में, तो ये सब जानता जान रहा है, लोग भी जान रहे हैं कि सब षड्यंत्र है। लेकिन कहीं ऐसे शिकायत मिल रहे हैं महिलाओं पे कि एक बार आया उसके बाद 2 महीना गया, नहीं आएगा, ये झांसा है। देखिए, इन लोगों को झांसा देने का एक मतलब एक प्रचलन चल चुका है। एक बार जेएमएम झांसा देगा, अभी बीजेपी झांसा देगा, एक बार उधर रघुवर दास थे तो वो हाथी उड़ा रहे थे झारखंड में कि साला विकास इतना हम कर दिया हाथी उड़ रहा है, ठीक है। अब ई जब आया तो ये बोला कि हम इतना विकास करेंगे कि भाई कि देख लो अब 1,000 टका को मतलब 1,000 टका को विकास वो समझ रहा है और यहाँ का जनता वो 1,000 टका को विकास समझ रहा है। तो भाई जनता इतना जो है कि मूर्ख नहीं है, जनता सारी बात समझ रही राजनीति पार्टियों की। और रही बात अब आप जब बात कर रहे हैं कोडरमा का, तो कोडरमा या बरकट्ठा या बरही, देखिए परिवर्तन संसार का नियम है और हमेशा से परिवर्तन। देखिए, एक अगर आप राजनीति का पहलू को अगर आप देखिएगा तो रोटी के माफिक राजनीति को समझिए कि जब तक रोटी को अलट पलट नहीं करेंगे ना तब तक रोटी बनेगा नहीं। ये सत्ता भी वही है, अगर आप एक तरफ रख दीजिएगा तो जल जाएगा भाई। तो आप किसी भी एक दल को अगर आप हमेशा कंटिन्यू या एक ही कैंडिडेट को कंटिन्यू किसी भी विधानसभा में या किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश में आप कंटिन्यू रखेंगे तो वो वहां का विकास होना संभव नहीं होता है। इसीलिए उसको तो डर होनी चाहिए ना लोकतंत्र में कि जनता अगले 5 साल के बाद हिसाब मांगने के लिए आ रही है। तो चाहे वो नीरा यादव हो या फिर अमित यादव हो या फिर जानकी यादव हो, ये लोग से तो इन लोगों के मन में अब डर ही नहीं है। डर होनी चाहिए जनता का, वोट का डर होनी चाहिए। तो इस बार बदलाव के बिल्कुल मूड में है। आपका जो है कि कोडरमा के बदलाव में वहां का जनता बदलाव के मूड में है, बरकट्ठा में जो है कि इस चाचा भतीजा को किनारे करके बदलाव के मूड में है। तो अब राजनीति करने वाले राजनेता थोड़ा सा अपने कदम को संभाल लीजिए क्योंकि आने वाले वक्त में जनता जवाब देने के लिए तैयार है। 5 साल राजनीति करने के बाद 4.5 साल भूल जाते हैं और 6 महीने के बीच में जनता में रहते हैं और ये सोचते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। ये आपका भ्रम है।
इसलिए इस देखिए भ्रम को नौशाद जी, तोड़िए। एक और बात है, ये जो वर्तमान की सरकार है, वर्तमान की सरकार बहुत सारे वादा किया था, लेकिन सबसे निराशा जो मिला है ना, वो युवाओं को, जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं, रोजगार नहीं दे पाए आप। जो अभी लेकिन आप जितना संसार जी, आपने एक बात अभी बोला कि रोटी को एक तावे से नहीं सेका जा सकता है, बदल बदल करके रोटी को बनाया जी, जाता जी। है। तो क्या लगता है, कहने का मतलब ये है कि आगे पिछले बार बीजेपी की सरकार थी, हाँ। इस बार जेएमएम की सरकार है, आने वाला समय फिर बदल सकता है क्या? बिल्कुल, कोई थर्ड फ्रंट बना ले, हम लोग तो यही चाहते हैं, कोई थर्ड फ्रंट बना ले। ये वरना एक बार ये और एक बार वो, एक बार ये एक बार वो, तो ये मतलब अभी बताइए बीजेपी में कहां से लोग आ गए हैं, झारखंड के लोग का क्या महत्व बचा है? झारखंड में बीजेपी का नेता का कोई महत्व ही नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान आके अपने आप को झारखंड में स्थापित देख रहा। वो जो है कि हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो, हाँ, वो असम से आके जो है कि मोहन यादव, ठीक है, ये जितने भी लोग हैं, तो देखिए हम तो कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट, कुछ ऐसा फ्रंट थर्ड बने। फ्रंट कहाँ से बनेगा सर? सब तो इसी दल में घुल मिल गए हैं। थर्ड फ्रंट बनेगा, और थर्ड फ्रंट जो है कि लोगों में चल रही है बात, सुरेश है सिंह ना? बेसरा कोशिश भी किए थे 2024 के चुनाव में, फिर इस बार कोशिश कर रहे हैं। करेंगे, होगा। देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो आसार दिखेगा, हो सकता है 2-4 सीट कहीं जयराम ले आवे, अमित महतो है वो मतलब 1-2 सीट ले आते हैं, सूर्य सिंह बेसरा कुछ सीट ले आते हैं। हमको लगता है कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, कहीं वो 1-2 सीट वो ले आते हैं। तो भाई कहा नहीं जा सकता है, इस बार पूर्ण बहुमत किसी को भी नहीं मिलने वाला, एक बात आप इस बात को ये कर लीजिए। अच्छा, इस बार बहुमत नहीं मिलने वाला है, ना। लेकिन थोड़ा सा जो सरकार अपने आप को हाँक रही है कि फिर हम चुनाव में आ रहे हैं, फिर सत्ता में आ रहे हैं, 2024 में सरकार बना रहे हैं, तो जिस तरह से चंपई सोरेन ने पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा है, गीता सोरेन ने थामा, और गीता कोड़ा ने थामा, सीता सोरेन ने थामा, तो क्या लगता है कि संथाल, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जेएमएम अगर मजबूत है तो संथाल में है, इस बार कोल्हान में भी उसका पार्टी बड़ा कमजोर स्थिति में है। कारण है कि आप देख सकते हैं जो हेम्ब्रम है, उन्होंने भी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में थामा था। क्या लगता है इस बार कोल्हान और संथाल क्या होगा सरकार का? तो इसीलिए तो कह रहे हैं 2-4 सीट जो है कि आपका माइनस में है कोल्हान का, संथाल में रहेगा ठीक ठाक, लेकिन 2-4 सीट जो है कोल्हान में माइनस है। मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार जो है किसी को मिलने, मतलब किसी को आंकड़ा नहीं मिलने वाला है। आंकड़ा नहीं मिलेगा तो बनेगा, देखा जाएगा। झारखंड तो इतिहास रचने के लिए आगे है, इससे पहले जो है कि निर्दलीय को भी मुख्यमंत्री बनाया गया इसी झारखंड में, ठीक है। तो बरकट्ठा की बात करेंगे, बरकट्ठा पर लगातार आप चर्चा करते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। क्या लगता है बरकट्ठा में, इस बार बरकट्ठा में जिस तरह से आप बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं, इस बार तो बदलाव का मूड दिख रहा है? बिल्कुल, बरकट्ठा बदलाव के मूड में 100% है। चाचा भतीजा का जिस तरह से जो है कि नाकामयाबी या नाकाम, मतलब ढकोसला वादा, ठीक है, वो डिंडोरा पीट देता है भाई हमने या किया, वाह किया, दिस किया, दैट किया। वीडियो बनाने के टाइम में आधा वीडियो हम लोग बनाते बनाते करंट चली गई, फिर 2 घंटा 4 घंटा वेट करते हैं, तो यही विकास है। पिछले बार के चुनाव की बात करेंगे तो आपने देखा था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पे आई, चुनाव लड़ी, 20 से 18 हजार उन्होंने वोट भी लाया। इस बार क्या लगता है, क्या गुल खिला पाएंगे? देखिए वक्त बताएगा क्या होता है नहीं होता है, लेकिन चाचा और भतीजा से सब नाखुश है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आएगी, चुनाव लड़ेगी, वो तो वक्त का मतलब समझ में है, वक्त आएगा तब देखा जाएगा क्या होता नहीं होता। लेकिन वर्तमान में अभी जो है या पूर्व में जो थे और उनके फैमिली से ही हमेशा होते आ रहा है, लेकिन उस तरह का कुछ विकास नहीं है, मतलब जो बरकट्ठा का विकास होनी चाहिए। तो इस बार बरकट्ठा की जनता यानी चाचा भतीजा से मुक्ति चाहता है। बदलाव होगा सर, हैं? इस बार फाइनली बदलाव होगा जी। इस बार वो चाचा भतीजा से जो मतलब जो है ना रहेगा सीट, और फाइनल जो है ना बदलाव होगा इस बार। और एकदम जो हम लोग जो युवा को प्रमोट करेंगे इस बार और विधानसभा में भेजेंगे, और ये पूरा बरकट्ठा विधानसभा का स्लोगन ही रहेगा इस बार, दोनों को हटाना और एक युवा को स्थापित करना है बरकट्ठा विधानसभा में। तो स्थानीय होगा? स्थानीय ही होंगे हमारे, पैरासूट वाले होंगे? नहीं एकदम स्थानीय रहेंगे, जेन्युइन, और उनको भेजेंगे। और इस बार एकदम यहाँ जो है लोग युवा त्रस्त हो गया है, रोड का स्थिति, करंट का स्थिति, मतलब
शिक्षा का स्थिति एकदम दयनीय अवस्था में लेके आ गए हैं दोनों। सिर्फ अपना दोनों चचा भतीजा क्या राजनीति करते हैं, क्या गुटर पिटर अंदर में करते हैं, एक बार चचा एक बार भतीजा, और इस बार दोनों नहीं चलेंगे। तो पार्टी युवा को मौका देगा तब ना कि निर्दलीय चुनाव लड़ा दीजिएगा। जो भी अगर इंडिपेंडेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंट ही जिताएंगे उनको। और इस बार ये इतिहास इंडिपेंडेंट के लिए पिछले बार भी जो है कि निर्दलीय को जीता था, इस बार भी कोई ना कोई इस तरह अगर बढ़िया से नहीं आया तो निर्दलीय कोई ना कोई निर्दलीय ही जाएंगे। और एकदम फुली जो है ना जयनगर प्रखंड से ज्यादा इसका हवा है, क्योंकि जयनगर प्रखंड भी जो है कभी यहाँ सीट नहीं रखा है, और इस बार मौका है। हम लोग का दस्तूर भी है कि इस बार बदलेगा, और हमेशा जो है यहाँ मतलब चौंकाने वाला रिजल्ट रहता ही है। इस बार चौंकेंगे सारे लोग, देंगे जो उम्मीद नहीं रखेंगे वैसा उम्मीद अभी मतलब जो उम्मीद नहीं रखे हैं वैसा उसके अनुरूप जो है ना, उम्मीद के अनुरूप जो है सो अभी इस बार रिजल्ट होगा। तो इस बार जात फैक्टर नहीं होगा, विकास फैक्टर, जात फैक्टर रखना भी नहीं चाहिए। जितना लोकतांत्रिक देश में ना जात का मामला नहीं, कुछ जो है चापलूस लोग और मतलब दलाल किस्म के लोग ये जात का जो जात के पात के नाम और सांप्रदायिक दंगा करा के वोट बनाते हैं। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, युवा लोग हैं, सारे स्थिति को समझते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो जात पात से हट के ऊंचा राजनीति करना पड़ेगा। और शिक्षित और युवा जो एकदम युवा हो और बिल्कुल शिक्षित हो, जो राजनीतिक में मंजे हो, लोगों के लिए विकास करे, लोगों के लिए भला करे, वैसे लोगों को हम लोग इस बार जो है एकदम निकालेंगे। इस बार निर्दलीय तो निर्दलीय ही सही, लेकिन वैसे लोग आएंगे अभी विधानसभा में निर्वाचित होंगे, बरकट्ठा विधानसभा। चलिए, बरकट्ठा तो बात सामने आ गया है कि अब यहाँ पे चाहे निर्दलीय हो या पार्टी से हो, लेकिन अब नए चेहरे को मौका देगी यहाँ की जनता की। विजय यादव जी इसी क्षेत्र से आते हैं और इनका मानना है कि इस पर यहाँ के तमाम जनता, बरकट्ठा के तमाम जनता अब नए चेहरे पर भरोसा करेंगे। पिछले 10 सालों से देखा जाए तो लगातार चाचा भतीजा का नाम सामने आ रहा है। यही लोग राजनीति करते आ रहे हैं, इनकी राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रही है। एक बार पिछले बार अगर हम बात करेंगे तो जानकी प्रसाद यादव चुनाव जीते थे, और अगले बार की बात करें तो निर्दलीय अमित यादव चुनाव जीते हैं। लेकिन दोनों का जो शासन रहा है, कहीं ना कहीं इसमें यहाँ बरकट्ठा की जनता इन्हें लगती है कि इन दोनों के देहात में विकास नहीं हो पाया था। ऐसे में अब बदलने की तैयारी बरकट्ठा विधानसभा में लगभग जिस तरह से विजय यादव बता रहे हैं कि अब यहाँ की जनता तय कर लिया। आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से पूरे प्रदेश में झारखंड की राजनीति में क्या कुछ हो पाता है, क्योंकि जिस तरह से सभी पार्टियां, निर्दलीय तमाम लोग अभी सरकार को और विपक्ष को जिस तरह से नजर बना के रख रही है, देख रही है, समय जब आएगा चुनाव का तो कहीं ना कहीं जवाब देने का काम कर गए। इसी तरह के तमाम वीडियो हम आपको बीच में लेकर आते हैं, कुछ लोगों को साथ राय शुमारी करते हैं, उसके बाद आपके बीच में उसे भेजने का काम करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप हमें इस वीडियो का आगे भी शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाए, मैसेज करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार। आप देखते रहें गुरु संसार।